माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। पिछली बार हम लोगों ने किया था सुपर टेट इंग्लिश 10 क्यूज का मॉक 13 और इस बार हम लोग करने जा रहे हैं सुपर टेट का इंग्लिश 10 क्यूज में। आज है हमारा मॉक 14, ठीक है। तो 13 मॉक हम लोग कर चुके हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस हम पूछते हैं इंग्लिश के। तो 13 सेट हम लोग लगा चुके हैं। आज हम लोग करने चल रहे हैं 14 सेट और आज के सेट में चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो ये जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ देखिए फिलर्स खाली जगह दी हुई है। अब खाली जगह में क्या करना होता है, यू ऑलरेडी नो। भरना क्या है, चारों ऑप्शन प्रीपोजिशन के हैं। देख रहे होंगे कि चार के चारों ऑप्शन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब देखना यह है कि फिक्स प्रीपोजिशन है या फ्री प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि यू विल सर्टेनली डिस्ट्रॉय योर चाइल्ड, पक्का आप अपने बच्चे को बर्बाद कर दोगे। अब भैया ऐसे कैसे किसी को कह सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं किस बात पर। यू विल सर्टेनली डिस्ट्रॉय योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे को पक्का बर्बाद कर दोगे। इफ़ यू आर ब्लाइंड डैश हिज और हर मिस्टेक्स, अगर आप अपने बच्चे की या बच्ची की गलतियों को अनदेखा करते हैं। यही कहा ना उन्होंने। ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ, ब्लाइंड मिस्टेक्स के प्रति अगर आप ब्लाइंड होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आप उनकी गलतियों को देख रहे हैं और देख के अनदेखा कर रहे हैं, तो ये होता है ब्लाइंड। अब इस सिचुएशन में ब्लाइंड के साथ क्या लगता है, ब्लाइंड एट लगता है कि ब्लाइंड टू लगता है कि ब्लाइंड फॉर लगता है कि ब्लाइंड ऑन लगता है, ठीक है। ये हमें पता करना है। चलिए फिर देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ब्लाइंड के साथ क्या लगता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्लाइंड के बाद किन किन सिचुएशंस में कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, ठीक। ये फिक्स प्रीपोजिशन का मामला है। ये रहा आपका ब्लाइंड। ब्लाइंड के बाद प्रीपोजिशन कौन कौन से लग सकते हैं, देखिए एक लगता है ब्लाइंड ऑफ, ठीक है ना। ब्लाइंड ऑफ कब यूज किया जाता है, जब कोई आदमी एक आँख का काना होता है, ब्लाइंड ऑफ वन आई, ठीक है ना। वन आई का कोई हुआ तो ब्लाइंड ऑफ होगा। और ब्लाइंड के साथ इन अगर लगा दिया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ब्लाइंड के साथ इन लगाया जाता है तब यूज किया जाता है राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट आई। अगर किसी को ये कह दिया जाए कि ही इज ब्लाइंड डैश लेफ्ट आई तो ब्लाइंड इन, ही इज ब्लाइंड डैश राइट आई तो क्या लगाएंगे, ब्लाइंड इन। और ब्लाइंड के साथ विद यूज किया जाता है तब जब कोई आदमी दोनों आँखों का अंधा होता है, तो इसी को रियली में इसी को ब्लाइंड कहते हैं। बोथ आइज का अगर कोई हुआ, लेकिन एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा, अगर ये लिखा होगा कि ही इज ब्लाइंड डैश बोथ आइज तब तो आप विद लगाइएगा। ही इज ब्लाइंड डैश राइट या लेफ्ट आई तब क्या करेंगे, इन लगाएंगे। ही इज ब्लाइंड डैश वन आई तब क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। अब हमारे मुद्दे की बात यह है कि ही इज ब्लाइंड टू कब यूज किया जाता है, तो ब्लाइंड टू तब यूज किया जाता है जब कोई व्यक्ति आंखों से अंधा नहीं होता बल्कि उसका दिमाग अंधा होता है, ठीक है ना। आंखें सही हैं, आंखें देख रही हैं, आंखें देख कर रही हैं, फिर भी दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसको कह सकते हो पुत्रमोह हो सकता है, ठीक है। तो ब्लाइंड टू वंस मिस्टेक्स, जब कोई किसी की गलतियों को देख करके अनदेखा कर रहा है, उसकी लापरवाहियों को देख के अनदेखा कर रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। और यहाँ पर केस कौन सी है, देखो यहाँ लिखा है कि यू विल सर्टेनली डिस्ट्रॉय योर चाइल्ड, अपने बच्चों को बर्बाद कर दोगे। इफ़ यू आर ब्लाइंड डैश हिज मिस्टेक्स, अगर आप उसकी मिस्टेक्स के को आप अनदेखा करते हैं तो यहाँ हमें क्या लगाना चाहिए, ब्लाइंड टू। बात क्लियर हो गई। मैंने ये जानबूझकर दिया था कि ये फिक्स प्रीपोजिशन का मामला है। ब्लाइंड के बाद चार चार प्रीपोजिशन लगते हैं, कभी ऑफ लगता है, कभी इन लगता है, कभी विद लगता है, कभी टू लगता है। तो ये मुझे बताना था कि किन सिचुएशंस में कौन सा लगेगा। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। यू हैड बेटर इफ़ यू नोट डाउन इट इन योर नोटबुक। अगर नोटबुक में लिखते हो तो दिस इज़ बेटर, ठीक है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेते हो तो मुझे पता है इस स्क्रीनशॉट का क्या होगा, ठीक। गैलरी में वो गैलरी की शोभा बढ़ाएगा और कभी दिमाग में जाएगा नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप कॉपी में नोट करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन वंस मोर बिलोंगिंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि भरना है आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है तो आप वर्ब की करेक्ट फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस की सिचुएशन क्या है, और सेंटेंस का सिचुएशन देखने के लिए आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। ही विद हिज फैमिली, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ हमें वर्ब भरनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भरनी है। बिसाइड द गुलमोहर पार्क, ये हो गया जगह, आगे लिखा है फॉर 5 ईयर्स, ये फॉर 5 ईयर्स जो लिखा हुआ है इसी से हमारा काम बनेगा।
आपको याद होगा कि जब हमने बताया था कि कल वाले ही वीडियो में तो शायद मैंने ये बताया था कि सिंस और फार के साथ टाइम लगा हो, वो सिंस है, ठीक। सिंस या फार के साथ अगर टाइम लगा हुआ होता है तो कौन सा टेंस यूज किया जाता है। अभी कल मैंने ये वीडियो डाला था, कल की बात है, मतलब 3 तारीख को, 3 मई को सुबह 10 बजे इसी बात पर एक वीडियो डाला है कि किस कंडीशन में हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सिंस फार के साथ अगर टाइम दिया हो, कल ही बताया था कि सिंस फार के साथ अगर टाइम दिया होता है तो ऐसे में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। निगेटिव हुआ तो परफेक्ट और अफर्मेटिव हुआ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब देख लीजिए यहाँ फार के साथ टाइम दिया हुआ है, फार 5 ईयर्स दिया हुआ है। अब इज़ लिविंग लगेगा नहीं, इज़ लिविंग कंटिन्यूअस हो गया, लिव्स क्या होगा, ये इंडेफिनिट हो गया। और कल मैंने ये बात आप लोगों से बताई थी कि सिंस या फार, बहुत छोटा सा लिखूंगा, इसके साथ टेंस कौन सा लग सकता है। तो कल यही बात बताई थी मैंने कि इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, या परफेक्ट होगा, या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इंडेफिनिट नहीं लगेगा, कंटिन्यूअस नहीं लगेगा, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो फिलहाल 2 आंसर तो ऐसे ही कट गए, कंटिन्यूअस नहीं होगा और इंडेफिनिट नहीं होगा। वाज लिविंग कंटिन्यूअस है, नहीं होगा, हैज़ बीन लिविंग यही एक परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो यही आपका ऑप्शन होगा, कौन सा लगेगा इसमें, डी लगेगा। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हेडिंग देखिए तो कह रहा है कि इनटू पैसिव वॉइस। तो मतलब हुआ इनटू पैसिव वॉइस का मतलब हुआ कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, आप इसको पैसिव में चेंज करिए। क्या शर्तें हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ये रीता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट्स क्या हो गई, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम हो गया, अ लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, एवरीडे क्या हो गया, टाइम हो गया। इसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मामला। हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम लेटर से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो लेटर्स के पहले कोई टू वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि राइट में एस लगा हुआ है। अब देखिए जब भी वर्ब में एस या ई एस लगा होता है तो मैंने बताया था इसके बदले में पैसिव वॉइस में क्या होगा, एस ई एस लगा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो इसकी पैसिव वॉइस में हमें इज आई एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनाने का तरीका यही होता है, ठीक है। तो अब इतनी बात हो गई कि हमें यहाँ राइट्स की जगह क्या होगा, इज या वाज, इज या एम या आर के साथ रिटर्न थर्ड फॉर्म होगा, हिम या आ लेटर को पहले करेंगे, रीता बाय रीता बाद में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं, कहाँ ये दिया हुआ है। राइट्स के बदले हमें इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, पहली बात हो गई। तो ये वाज वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए, मतलब ए और डी नहीं होगा, इसमें वाज लगा हुआ है। अब इन दोनों में इज लगा हुआ है, यही हमको देखना है। दोनों में आ लेटर से स्टार्ट किया है, ठीक है, आ लेटर के बाद रिटर्न दोनों में लिखा है, ठीक है। यहाँ हिम लिखा है, यहाँ हिम के पहले टू लगा है। तो ये मैंने कहा था कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगता है, हिम के पहले टू नहीं लगा है, ये गलत हो गया। आपका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। ये चीज़ आपको कन्फर्म हुई, याद आई। मैंने आपको ग्रामर पढ़ाते समय ये बात बताई थी कि जब हम अभी मैं फिर बता देता हूँ कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट है। मैंने कहा था अगर इसको आप लिख के पैसिव बनाएंगे तो लेटर ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लेटर से पैसिव बनाते हैं तो हिम के पहले क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, ठीक है ना। और इस वाले में नहीं लगा है, इस वाले में लगा है, इसलिए मैंने कहा कि आपका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं विद कंप्लीट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 4 करने चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। एक वर्ब दी हुई है, उसको नाउन में चेंज करना है, और वर्ब है आपकी क्या, डिफर। तो डिफर के साथ जब हम नाउन बनाएंगे तो नाउन और एडजेक्टिव में एक खासियत क्या होती है कि जितने में भी ANCE हो या फिर ENCE होता है तो ये नाउन होता है, और ANT लगा होता है या ENT लगा होता है तो ये एडजेक्टिव होता है। ये क्या होगा, नाउन होगा, और ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे आपको कुछ वर्ड देते हैं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, आप समझिएगा, जैसे लिखा हो कहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, लास्ट में ANT है तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अगर कहीं लिखा हो इम्पोर्टेंस,
ठीक है, इम्पोर्टेंस ANCE लिखा है लास्ट में, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। तो लास्ट में जिसमें ANC या ENC होगा वो नाउन होगा, ANT या ENT होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बात हो गई ना क्लियर, ठीक है। चलिए इसी आधार पर ये आंसर देखते हैं। ये है आपका डिफर, एक वर्ब है, ये डिफरेंस है। देखिए लास्ट में ENC लिखा हुआ है, डिफरेंस आपका नाउन होगा, ये करेक्ट हो गया। डिफरेंट क्या होगा, लास्ट में ENT लिखा हुआ, तो ये होगा आपका एडजेक्टिव। डिफरेंटली क्या है, एडजेक्टिव में LY लगा हुआ है, ये क्या है, एडजेक्टिव में LY लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। और डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल डिफर से बना हुआ वर्ड ही नहीं है, इसलिए ये तो उससे रिलेटेड ही नहीं है। इतनी बातें कट गई। आपका आंसर कौन सा हुआ, इसमें बात हो गई क्लियर कि नहीं हुई। इसमें डिफर से बनने वाला नाउन क्या होगा, डिफरेंस होगा। आपका आंसर होगा A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, ठीक है ना। एक सेंटेंस दिया हुआ है ये, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है आपको। तो सेंटेंस पढ़ के देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इसमें इंटीग्रिटी को बैकबोन से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। और कंपेयर करते समय दो ही फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ध्यान रखिएगा। जब हम कंपेयर करते हैं तो दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, सिमिली होता है और मेटाफर होता है, ठीक है, दो होते हैं। सिमिली होने के लिए क्या ज़रूरी है, उसमें एज लगा हो या लाइक लगा हो या सो लगा हो, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, सच लगा हो, तब वो सिमिली होता है। बात क्लियर हुई। और अगर एज, सिमिली, लाइक, सच ये सब ना लगा हो तो कंपेयर करने में क्या होगा, मेटाफर होगा। तो इंटीग्रिटी को बैकबोन से कंपेयर, इंटीग्रिटी को कंपेयर कर रहे हैं बैकबोन से, और एज और लाइक और सच और सो इस तरह के वर्ड नहीं लगे हैं। अगर ऐसा नहीं लगा है तो ये मेटाफर होगा। कौन सा होगा, मेटाफर होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। सिमिली में एज, लाइक, सच, जस्ट ये सब लगा होता है, ये होगा नहीं, मेटाफर है, ये मैंने बताया था। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, संबोधन होता है। किसी को संबोधित करते हैं, चाहे वो डेड हो चुका हो, ह्यूमन बीइंग है तो उसकी डेथ हो गई हो, या वो हमारे पास ना हो, एब्सेंट हो, या फिर नॉन लिविंग हो, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो, जब उसको हम एड्रेस करते हैं, डायरेक्टली संबोधित करते हैं, तब अपोस्ट्रोफी लगता है। और ऑक्सीमोरोन क्या होता है, जब दो चीज़ों में परस्पर विरोध होता है, जैसे लिखा हो ओपन सीक्रेट, स्वीट पॉइजन, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है ऑक्सीमोरोन। क्लियर हो गई। इंटीग्रिटी इज बैकबोन ऑफ कैरेक्टर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, इसमें हुआ मेटाफर, और आपका आंसर क्या हुआ, C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। फिर एक बार ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ईच टाइम ही फेल्ट टायर्ड, ईच टाइम ही फेल्ट टायर्ड। फील टायर्ड का मतलब क्या हुआ, थका हुआ महसूस करना। जब जब वो थका हुआ महसूस करा, जब जब वो थका हुआ महसूस किया, तो ही डैश डाउन, तो वो लेट गया। अब देखिए फेल्ट टायर्ड, अब पहले ये देखना है कि फेल्ट टायर्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो जब जब थका हुआ महसूस किया पास्ट में, तो वो लेट गया, ये क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। अब लेट जाने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, देखिए लेट जाने की अंग्रेजी में क्या होगा, लाई होगा, ठीक। और एक लाई, दो लाई होते हैं, तो एक लाई क्या होता है, लाई, लाइड, लाइड होता है, ये एक ये वाला हुआ, लाई, लाइड, लाइड हुआ। तो ये वाला जो लाई है ये झूठ बोलने के लिए लगता है, तो जब वो थका तब झूठ बोला, ये तो होगा नहीं, लाई, लाइड, लाइड वाला नहीं होगा। और दूसरा जो लेटने वाला होता है वो क्या होता है, लाई, ले, लेन, ठीक, क्या होता है, लाई, ले, लेन, ये क्या होता है, ये लेट जाने के लिए हो जाता है, ठीक है, लेटना से रिलेटेड है ये। तो ये लाई, ले, लेन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमें लाई की सेकेंड फॉर्म कौन सी लगानी चाहिए थी, ये वाली लगानी चाहिए थी। तो ये कौन सा ऑप्शन में आया, ये आया C में, ठीक है। अब अगर आपको बाकी ऑप्शन दिखा देते हैं। ए वाला में जो लाइड लिखा हुआ है, अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो झूठ बोलने के लिए लगती है, ये लगेगा नहीं। और ये जो लेड होती है वो किसकी सेकेंड फॉर्म है, ये
ले लेड लेड, ये तीसरा वाला स्टेप होता है। ले लेड लेड ये होता है मार्ग वगैरह, रास्ता वगैरह बिछाने के लिए, अंडे देना, सड़क बिछाना, रेल मार्ग बिछाना, चादर बिछाना, बिस्तर बिछाना, मेज़ लगाना, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला ले। तो इस वाले ले की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लेटने वाले ले की ज़रूरत है, तो ये भी गलत हो गया। ये झूठ बोलने वाला हो गया, लाइज होगा नहीं क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसकी टेंस गलत हो गई। तो आपके पास एक ऑप्शन कौन सा हुआ, ये लेड होगा नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा हुआ था, मैंने बोला था ये लाई, ले की सेकेंड फॉर्म वाला ये हो गया। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए पूछ रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस कौन होता है, तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आर्डर होता है। ठीक, कोई किसी को आर्डर करेगा या कोई किसी को क्या करेगा, एडवाइस करेगा, या कोई किसी से रिक्वेस्ट करेगा किसी बात की। आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, 3 चीज़ें होंगी। और ये 3 चीज़ें शुरू किससे होती हैं, कैसे पता चलेगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा, या फिर डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी वहाँ से स्टार्ट होगा। 2 ऑप्शन है, जो भी सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो या फिर डोंट के साथ वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा वो सेंटेंस आपका इंपरेटिव होगा। चलो ढूंढते हैं। 2 days ago, ये क्या हो गया, टाइम। समीर परफॉर्म्ड, ये सब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब बाद में आई है, तो ये हमारा इंपरेटिव नहीं होगा। इन्वेस्ट योर मनी, तो इन्वेस्ट में क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखी है, योर मनी ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यही स्टार्ट हो रहा है और यही हमारा आंसर होगा। मे सी बी ब्लेस्ड, मे से अगर शुरू कर रहे हो तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। व्हाट अ क्रिएचर ह्यूमन इज, ये क्या हो गया, ये निशान देख लो, एक्सक्लामेटरी का निशान है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। क्लियर हुई बात। और पहला वाला सेंटेंस कैसा कहा जाएगा, ये असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। ठीक, और ये जो इन्वेस्ट योर मनी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ये योर मनी ऑब्जेक्ट हो गया, इन म्यूचुअल फंड हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट केवल बी हुआ है, इसलिए यही बी वाला इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। क्यों हुआ, बात क्लियर हो गई सारी। ठीक है, चलिए तो हमारे 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन है आपका मार्फोलॉजी नहीं सॉरी फोनोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक, आप लोगों के कोर्स में जो पेडागोजी है अंग्रेजी की, उसमें फोनोलॉजी और मार्फोलॉजी 2 चीज़ें भी हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये फोनोलॉजी से क्वेश्चन दिया है। अब देखिए फोनोलॉजी में पिछली बार जो 2019 में सुपर टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वावेल और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, तब ये पूछा हुआ था। अब आज हमने जो पूछा है वो है कि अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने मोनोफ्थॉन्ग्स होते हैं और कितने डिफ्थॉन्ग्स होते हैं। ये भी फोनोलॉजी का ही था। वावेल कंसोनेंट पूछना भी फोनोलॉजी का ही क्वेश्चन था, मोनोफ्थॉन्ग और डिफ्थॉन्ग्स पूछना भी फोनोलॉजी का ही क्वेश्चन है, दोनों उसी से रिलेटेड हैं। तो मोनोफ्थॉन्ग क्या होता है, सिंगल वावेल की मात्रा होती है, डिफ्थॉन्ग्स क्या होती है, डबल वावेल की मात्रा होती है। डबल वावेल की मात्रा क्या होती है, जैसे मैंने कहीं लिखा है, सपोज करो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हमने सिट, ठीक है, सिट लिखा, और यहाँ पर हमने लिखा सीट, तो दोनों में मात्राएं एक ही हैं। सिट में क्या लगता है, एक छोटी की मात्रा लग गई, और सीट में क्या लगा, एक बड़ी की मात्रा लगी, लेकिन ये सिंगल मात्रा है। लेकिन अगर कहीं लिखा हो साइट, SITE, तो साइट में 2 मात्राएं आ रही हैं, एक मात्रा आ गई आ और दूसरी आ गई ई, आई। तो इसमें SITE को हम बोल रहे हैं क्या, साइट, तो इसमें आई आ गया, तो 2 वावेल बिना बीच में किसी कंसोनेंट के आए 2 वावेल लगातार आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्थॉन्ग्स कहते हैं। और केवल एक ही वावेल आता है 2 कंसोनेंट के बीच में, केवल एक वावेल होता है, एक वावेल साउंड होता है, तो मोनोफ्थॉन्ग होता है। और 2 कंसोनेंट साउंड के बीच में अगर 2 वावेल साउंड आते हैं तो इनको डिफ्थॉन्ग्स कहा जाता है। और अंग्रेजी में जो मोनोफ्थॉन्ग्स और डिफ्थॉन्ग्स की संख्या है वो कितनी है, देखो अंग्रेजी में वावेल की संख्या कुल कितनी है, कुल वावेल होते हैं 20, और अंग्रेजी में कुल कंसोनेंट कितने होते हैं, कुल कंसोनेंट होते हैं 24। अब इन 20 वावेल्स में मोनोफ्थॉन्ग कितने होते हैं और डिफ्थॉन्ग कितने होते हैं, तो मोनोफ्थॉन्ग होते हैं 12 और डिफ्थॉन्ग्स कितने होते हैं 8। ठीक है ना। इंग्लिश में एक बार फिर से दोहराता हूँ, इंग्लिश में कुल कंसोनेंट कितने होते हैं, कंसोनेंट कुल होते हैं 24। आप ये ना सोचिएगा कि 26 लेटर होते हैं
तो 24 और 20 का कम्बिनेशन कैसे होगा? वो 26 लेटर्स होते हैं, वो बात दूसरी है, वोवेल कंसोनेंट की बात दूसरी है, ठीक है। तो कंसोनेंट्स की संख्या कितनी है? 24, वोवेल्स की संख्या कितनी है? 20, और इस 20 वोवेल्स में मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग्स होते हैं। मोनोफ्थोंग्स हुआ और डिफ्थोंग्स हुआ। मोनोफ्थोंग्स कुल कितने हो जाते हैं? 12, और डिफ्थोंग्स कितने हो जाते हैं? 8। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन होगा 12 और 8 का ऑप्शन होगा। ये आपका आंसर कौन सा हुआ? बी वाला हुआ। 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं और 8 डिफ्थोंग्स होते हैं, ठीक। यहाँ मैंने जानबूझकर उल्टा दे दिया था, आज भी किसी को पता हो तो देखें जरा कितना कंसंट्रेट होते हो, ठीक है। 24 और 20 का कम्बिनेशन क्या है? ये वोवेल कंसोनेंट का, ये वोवेल होंगे, ये कंसोनेंट होंगे। और 5 और 21 ये गलत है, ना तो वोवेल कंसोनेंट की संख्या है, ना तो मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग्स की संख्या है। क्लियर हो गए? 8 क्वेश्चन, देयर शुड बी नो डाउट। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, वो पैसेज से रिलेटेड है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी हमें पैसेज करना होता है तो हम सबसे पहले किसको प्रेफर करते हैं? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज पर आएंगे, तरीका यही है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इस कंटेक्स्ट में इसमें से कौन सी बात ट्रू कही गई है, ठीक है। तो कौन सी बात ट्रू है पहले ये देखना होगा। तो ये बिना पूरा पैसेज इसका आंसर नहीं आएगा, बिना पूरा पैसेज पढ़े हुए, ठीक है। तो एक पूछा है कि कौन सी बात ट्रू या फॉल्स है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डज द ओल्ड वुमन नॉट लाइक हर सन रीडिंग बुक? बूढ़ी महिला अपने बेटे को क्यों नहीं चाहती कि उनका बेटा किताब पढ़े? इसका हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट आंसर हुआ। इसका इसमें आंसर इस पैसेज में मिलेगा कहीं लिखा हुआ। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट आंसर का है, ठीक। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको अपने आप से लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पैसेज में किस बारे में कोई जानकारी दी हुई है, ठीक है। आ जाओ। मेनी मैन एंड वुमेन आर सो मनी माइंडेड। बहुत से लोग इतने मनी माइंडेड होते हैं कि दे डू नॉट अंडरटेक एनी सीरियस वर्क फॉर दैट डज नॉट पे। तो कोई भी काम जिससे उनको पेमेंट नहीं मिलती, जिससे पैसा नहीं मिलता, उस काम को सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। दे बिलीव दैट इट इज़ फूलिश टू एक्सर्ट देमसेल्व्स फॉर स्टडी ऑफ ब्रेन वर्क। तो स्टडी के लिए या ब्रेन वर्क करने के लिए मेहनत करना बेकार है। विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। क्योंकि जो स्टडी है और जो ब्रेन वर्क है उसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये काम बेकार होता है। काम वही ठीक होता है जिसके बदले पैसा मिले, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ये दे बिलीव इन्होंने कहा। आगे कह रहे हैं कि हार्ड वर्क ओनली फॉर मनी, हार्ड वर्क ओनली फॉर मनी एंड देन प्लेंटी ऑफ प्ले एंड प्लेजर। और उसके बाद खूब मौज करो, ठीक है, पैसा मिले, और मेहनत करो, पैसा मिले, पैसा मिले, शाम को दारू पियो, बढ़िया बढ़िया खाओ, चैन से सो जाओ। ये इन लोगों की फिलॉसफी होती होगी, ठीक है। चलो आगे। इन्होंने कहा कि दिस सीम्स टू बी देयर रूल ऑफ लाइफ। ये लगता है कि इन लोगों का, जो मनी माइंडेड लोग होते हैं, उनका ये रूल होता है, ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। दे वैल्यू इंटेलेक्ट ओनली एज अ की टू मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। वो जो इंटेलेक्ट है उसको केवल मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के रूप में देखते हैं, उसकी की के रूप में देखते हैं। मतलब जो इंटेलेक्ट है वो पैसा कमाने का, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या हुआ? पैसा, दौलत, धन दौलत कमाने की केवल कुंजी मानते हैं इसको, बस। केवल ऐसे आप बुद्धिमान हो, आप ज्ञान इकट्ठा करें, ये फिजूल का काम है। वो वाला ज्ञान, वो वाला इंटेलेक्ट जिससे पैसा कमाएं, ये वाली ये ठीक चीज़ होती है, ठीक है। अब संतुष्टि के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं तो बेकार है वो, ऐसा इन लोगों का मानना होगा। एंड रिगार्ड पर्सनल मेंटल डेवलपमेंट एज अ फूलिश फैड। और मेंटल डेवलपमेंट को, जैसे कुछ लोग मेंटल डेवलपमेंट के लिए पढ़ते हैं, तो पर्सनल मेंटल डेवलपमेंट को ये क्या मानते हैं? फूलिश फैड मानते हैं। आगे, दिस मिजरेबल मटेरियलिस्टिक साइकोलॉजी। ये जो मटेरियलिस्टिक साइकोलॉजी है, मटेरियलिस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है? उपभोक्तावादी दृष्टिकोण होता है। जब तक जियो मौज से जियो, घी लेकर, कर्ज लेकर घी पियो, ठीक है, ये वाली फिलॉसफी। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। चारवाक दर्शन की फिलॉसफी अपनाते हैं। तो ये लोग मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं और ये मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी होती है। तो ये जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, ये क्या है? वेरी डीप रूटेड इन ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। ये फिलॉसफी हमारे समाज के लगभग हर वर्ग में बहुत डीप रूटेड हो चुकी है, गहराई में जा चुकी है। अभी तक हमें अपने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। आगे इन्होंने कहा
कि ये फिलॉसफी, यहाँ ध्यान रखना कि ये फिलॉसफी हमारे समाज में बहुत डीप रूटेड है इन ऑल क्लासेस ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि रिच एंड पुअर ऑल सफ़र फ्रॉम इट, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम से जूझता है। एक प्रश्न का आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, दूसरा है ओल्ड वर्किंग वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी, उन्होंने अपने बेटे की शिकायत की इनसे, राइटर से। क्या शिकायत की? उसकी हैबिट थी ओकेजनली बाइंग सम बुक्स, वो बच्चा कभी कभी किताब खरीद लेता था और वो कहता था कि ये बूढ़ी महिला कहती हैं कि वो कभी कभी किताब खरीद लेता है और ही वेस्ट हिज मनी ऑन बुक्स, और वो पैसे किताबों पर बर्बाद करता है, वेस्ट करता है। क्यों वेस्ट करता है? व्हाट गुड आर दे टू हिम, ये किताबें उसके किस काम की हैं, क्या फ़ायदा है इन किताबों का उसके लिए। ही इज़ अ कारपेंटर, वो एक कारपेंटर है, नॉट अ स्कूल मास्टर, वो कोई स्कूल मास्टर थोड़े है कि किताबें खरीदे और उसको पढ़ के पढ़ाए पैसा मिलेगा। वो कारपेंटर है और किताबें कारपेंटर को क्या मदद करेंगी? क्यों किताबों पे पैसा खर्च करता है? बेकार है उसका किताबों पे पैसा खर्च करना। दिस वाज द थिंकिंग ऑफ हिज मदर, उसकी माँ ऐसा सोचती थी। और हम लोगों ने एक क्वेश्चन इसी तरह का पढ़ा था, दूसरा वाला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। तो पहले ये वाला 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज, इस पैसेज के कंटेक्स्ट में कौन सी बात ट्रू है। याद रखिएगा, जो बात पैसेज में कही गई है वही बात मानी जाएगी। आपके दिमाग से कोई बात ट्रू हो तो इसका मतलब नहीं होगा। ठीक, अगर आप अपने मन से कोई ऐसी बात कही गई है जो बात है ट्रू लेकिन वो पैसेज में नहीं कही गई है तो आंसर नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई बात आपको सही लग सकती है, ये एक अलग बात हो गई, और वो बात पैसेज में कही गई है, ये दूसरी बात है। कोई बात जो आपको ट्रू लगती है लेकिन वो पैसेज में नहीं कही गई है तो दैट विल नॉट बी योर आंसर। योर आंसर विल बी ओनली द थिंग, ओनली द फैक्ट विच इज़ गिवन इन द पैसेज, जो पैसेज में दिया है केवल वही बात आंसर होगी, इसके अलावा और कोई बात आंसर नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि एवरीवन एग्जिबिट्स मटेरियलिज्म, हर आदमी मटेरियलिज्म दिखाता है। एक बात तो ये हो गई। पीपुल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में एग्जिबिट मटेरियलिज्म, समाज के जितने भी लोग हैं, समाज के हर वर्ग के लोग मटेरियलिज्म को दिखाते हैं। में एग्जिबिट मटेरियलिज्म, ये हो गया। अब ये बात तो कही गई है। आगे का ओनली द रिच एंड द पुअर आर नॉट मटेरियलिस्टिक, केवल अमीर और गरीब मटेरियलिस्टिक नहीं हैं। ये बात गलत, ये नहीं कही गई थी। इन्होंने कहा था कि अमीर हो चाहे गरीब हो सभी मटेरियलिस्टिक हैं, तो ये बात गलत हो गई। आगे लिखा चिल्ड्रन डू नॉट शो मटेरियलिज्म, बच्चे मटेरियलिज्म नहीं शो करते हैं। ये बात इस पैसेज में कही नहीं गई है। भले ही ये बात सच हो बट दिस थिंग इज़ नॉट रिटन इन द पैसेज, तो ये आंसर नहीं होगा। एवरीवन एग्जिबिट मटेरियलिज्म, हर आदमी मटेरियलिज्म दिखाता है, ये नहीं कहा गया है। पैसेज में केवल एक बात कही गई है कि समाज का हर वर्ग चाहे जिस क्लास से बिलोंग करता हो वो मटेरियलिज्म दिखाता है, ये बी वाला है। चलिए मैं आपको ये आंसर दिखा देता हूँ, कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ अब देखो, अब यहाँ दिखा देंगे हम। ये लिखा कि दिस मटेरियलिज्म, दिस मिजरेबल मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी इज़ वेरी डीप रूटेड इन ऑल क्लासेज ऑफ सोसाइटी, ये मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी हर सोसाइटी में, सोसाइटी के हर इंसान में देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब समाज का हर व्यक्ति, समाज से बिलोंग करने वाला, देखो ये लिखो पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र से, मतलब समाज के हर वर्ग से जो लोग हैं वो मटेरियलिज्म को दिखाते हैं, मटेरियलिज्म उनमें देखने को मिलता है। यही बात कही गई थी पैसेज में, और कोई बात पैसेज में कही नहीं गई है, इसलिए कोई बात उसका आंसर नहीं होगी। और दूसरी बात आ जाओ, जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्हाई डज द ओल्ड वुमेन नॉट लाइक हर सन रीडिंग बुक्स, उस बूढ़ी महिला को बेटे का किताब पढ़ना पसंद क्यों नहीं आता था। बिकॉज ही इज़ टू यंग फॉर सच रीडिंग, क्योंकि वो ऐसी रीडिंग के लिए बहुत छोटा है। ये बात किताब उसमें पैसेज में नहीं कही गई है। बिकॉज ही शुड बी मोर केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, क्योंकि उसको हेल्थ के प्रति ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, ये बात इस पैसेज में मेंशन नहीं की गई है। बिकॉज रीडिंग कैन नॉट मेक हिम बेटर मैन, क्योंकि पढ़ने से वो बेहतर इंसान बनेगा, ऐसी बात नहीं है, तो ये भी बात पैसेज में कही नहीं गई है। पैसेज में कहा गया है कि बिकॉज रीडिंग डज नॉट हेल्प हिम इन हिज प्रोफेशन। अब ये बात डायरेक्टली तो नहीं कही गई है, लेकिन इनडायरेक्टली याद करो, जब हमने आपसे कहा था ये वाली लाइन पढ़ो ज़रा,
ये वाली लाइन पढ़ो। वो बूढ़ी माता जब अपने बच्चे की शिकायत करती हैं तो क्या करती हैं? व्हाट गुड आर दे टू हिम, ये किताबें उसके किस काम की हैं? ही इज़ अ कारपेंटर, वो कारपेंटर है ना कि स्कूल मास्टर। मतलब ये हुआ कि किताबें, अगर वो कारपेंटर है तो किताबें उसके किस काम की हैं? किताबें उसके प्रोफेशन में मदद तो नहीं करेंगी, क्योंकि किताबें स्कूल मास्टर को ही मदद करती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी माँ यही वाली बात कह रही थी कि बिकॉज रीडिंग बुक्स, ठीक है ना, डज नॉट हेल्प हिम इन हिज प्रोफेशन, किताबें पढ़ना उसको उसके प्रोफेशन में कोई मदद नहीं करेगा। ही इज़ अ कारपेंटर नॉट अ स्कूल टीचर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। ठीक, दीज वर द 10 क्यूज ऑफ माई सेट 49। ये आपके मॉक टेस्ट 40 का 10 क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा और बढ़िया क्वेश्चन किए होंगे, किसी का गलत नहीं होगा शायद, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, अगर कुछ गलत हुआ है या डिस्कशन में कहीं कोई डाउट है जो आप जानना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, डिस्कशन से क्लियर हो गया तो ठीक है। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप क्लास में बात करिए इस बारे में। अगर क्लास में आप नहीं हैं, आप दूर पढ़ते हैं, आप वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमारी ये बात क्लियर नहीं हुई, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी बात क्लियर नहीं हुई। वैसे मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। इन केस इफ़ एस अगर है कोई डाउट तो डोंट हेजिटेट, ठीक है, बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। ठीक है, और फिर मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन बार बार मुझे ये बात कहनी पड़ती है जो अच्छा नहीं लगता, कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके काम का लगा हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है ना, तो इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मॉक 15 के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।